नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज प्यार की नींव को तोड़ा जा रहा है। बड़े वादे किए जा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। एक तरफा सड़क साफ करो, घर की पुताई करो कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ जहर फैलाया जा रहा है। गुस्से और नफरत वाले देश को चला रहे हैं। झाड़ू के साथ फोटो खिंचाई जा रही है। पंडित नेहरू की 125वीं जयंती पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी की जुबान पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कम, नरेंद्र मोदी ज्यादा थे। पूरे भाषण में राहुल गांधी के निशाने पर मोदी रहे और इसी समारोह में राहुल गांधी से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी इशारों में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि नेहरू की विरासत और विचारधारा को मिटाने की कोशिश की जा रही है। और कांग्रेस के हमले के जवाब में बीजेपी ने भी साफ साफ कह दिया कि मोदी सरकार के काम के सामने कांग्रेस के पास कहने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं। बात यहीं तक नहीं रुकी। नेहरू की जयंती के अवसर पर राहुल गांधी ने मोदी का नाम लिए बगैर अंग्रेजी का विरोधियों ने कह डाला। पूरे कार्यक्रम के दौरान नेहरू की 125वीं जयंती सियासत का मंच बन गई। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी की लोकप्रियता से घबरा गई है कांग्रेस, या फिर सिर्फ मोदी विरोध करने से जिंदा हो जाएगी कांग्रेस। और राहुल गांधी ने क्यों कहा नफरत और गुस्सा करने वाले देश चला रहे हैं। इन पर मैं सवाल उठाने वाला हूं, जवाब तलाशूंगा कुछ खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले यह रिपोर्ट। पिछले 60-70 साल में जो भी किया है, चाहे वो मार्स मिशन हो, इन सब चीजों की नींव प्यार है। जो गुस्सा वाले लोग देश को चला रहे हैं, एक तरफ घर की पुताई हो रही और दूसरी तरफ जहर फैलाया जा रहा है। बड़े बड़े वायदे किए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। सड़कों को साफ करो, फोटो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सब लोग सड़क साफ कर रहे हैं। एक लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस के शब्द बाण चले 6 महीने पुरानी नरेंद्र मोदी की सरकार पर। राहुल बोले, सोनिया बोली, पूरी कांग्रेस बोली, मौका भी था और दस्तूर भी। पंडित नेहरू की 125वीं जयंती पर कार्यक्रम था। दिल्ली के तालकटोरा में कांग्रेस का मंच सजा। पंडित नेहरू से बात शुरू हुई और प्रधानमंत्री मोदी तक चली गई। जिसने भी माइक थामा, सबके निशाने पर मोदी रहे। उनकी सरकार रही, सरकार के प्रोग्राम रहे और निशाने पर रहे मोदी के सभी सिपहसालार। नेहरू की विरासत पर जंग की आधारशिला भी रख दी गई इसी तालकटोरा स्टेडियम में। नेहरू जी की ये विरासत सारे देश की संपत्ति है। आज जवाहरलाल नेहरू जी के उस नजरिए को, जिससे वे भारत को देखते थे, जिसके हिसाब से चलते थे, उसको मिटाने की जबरदस्त कोशिश हो रही है। जिस समारोह में पंडित नेहरू की उपलब्धियों को घर घर में पहुंचाने की शपथ ली गई, उस समारोह में मोदी के कामों पर चर्चा क्यों हुई? जिस समारोह में कांग्रेस के 60 साल के सफर को पंडित नेहरू के प्यार की नींव बताया गया, उस समारोह में गुस्से और नफरत की बात क्यों हुई? तो इस सवाल का जवाब राजनीतिक चेहरे ही दे सकते हैं। मोदी की पार्टी के नेताओं ने भी पिटारा खोला और अतीत के उदाहरण निकालकर कांग्रेस को आईना दिखाने लगे। लगता है ये सब बातें करना अपनी जगह है। देश में सरकार काम कर रही है और काम के सामने उनके पास कुछ कहने को नहीं है। गुस्सा तो राहुल गांधी जी ने दिखाया है। एंग्री यंग मैन का एक जो मीडिया कहती गई, वो उन्होंने खुद ही अपने पे लागू किया। कभी फाड़ना, कभी वेल में घुसना। जहां उनको शपथ लेना था कि वो देश की एकता, अखंडता और भाईचारे की बात करते हैं, समाज को एक करने की बात करनी थी, आज भी उन्होंने राजनीतिक उद्देश्य के लिए समाज को बांटने का काम किया। 60 वर्षों में जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार, गरीबी, असमानता और सांप्रदायिकता और बेरोजगारी की गंदगी फैलाई, उसको भी स्वच्छ कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वैसे नेहरू जयंती में विवाद बस इतने पर ही नहीं थमा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बिना नाम लिए मोदी को अंग्रेजी का विरोधी बता दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी को बंद करो, सिर्फ हिंदी होनी चाहिए। अगर गुस्से से काम किया होता और अंग्रेजी को हम हटा देते, ना आईआईटी बनती, ना आईटी, ना हमारे लोग जाके अमेरिका में, बाकी देशों में काम कर पाते। ये कहना कि अंग्रेजी का गुणगान
तो अंग्रेजी के विरोध में भी हम लोग नहीं हैं, लेकिन अंग्रेजी का गुणगान राहुल जी को करने का पूरा अधिकार है, लेकिन हिंदी का अपमान करने का उनको कोई अधिकार नहीं। पंडित नेहरू की 125वीं जयंती मोदी को न्योता न भेजे जाने के विवाद से शुरू हुई थी और समारोह के दिन भी केंद्र में मोदी ही रहे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पंडित नेहरू की जयंती को सियासत का अखाड़ा बनाना सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज शर्मा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव मेरे साथ स्टूडियो में हैं और साथ ही साथ हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा भी मेरे साथ बस चंद लम्हों में जुड़ने वाले हैं। पंकज, 125वीं जयंती समारोह था, याद करा जा रहा था या किया जाना चाहिए था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। नेहरू को आज याद कर रही थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी, या ये मोदी को कोसा जा रहा था? नेहरू जी को याद किया जा रहा था, इसमें मोदी जी को कोसने की क्या बात है। लेकिन अगर कोई एक ऐसी व्यवस्था आ गई है जो नेहरू के विचार को खत्म करना चाहती हो, आप जरा इस बात का तो जवाब लीजिए भारतीय जनता पार्टी से कि नेहरू जी ने शरीर तो छोड़ा था 27 मई 1964 को, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश में आज एक ऐसी सरकार आ गई है जिसके प्रधानमंत्री ने 27 मई 2014 को नेहरू जी की समाधि पर 50वीं पुण्यतिथि पर जाने से इनकार कर दिया और ट्वीट पर श्रद्धांजलि देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली। आज जिस तरह से नेहरू की वैचारिक विरासत को समाप्त करने की कोशिश हो रही है, उसका जवाब देना कांग्रेस का काम है। कांग्रेस ये काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। ये कांग्रेस की कुलबुलाहट, घबराहट दिख रही है क्या? कोई कुलबुलाहट नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सहयोगी संगठन कितनी भी कोशिश कर लें, इस देश की विरासत से गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे हमारे महान सेनानियों के नाम और उनकी स्मृति को नहीं मिटा सकते। यही इसीलिए मैंने सवाल पूछा पंकज, इसीलिए मैंने सवाल पूछा। डर इस बात का है क्या कांग्रेस को कि आपके जितने प्रतीक पुरुष थे, सरदार पटेल से लेकर इंदिरा गांधी भी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, उन्हें उस विरासत को बीजेपी हथिया रही है और कहीं ना कहीं सफल भी होती दिख रही है, इसीलिए ये घबराहट, ये कुलबुलाहट। बीजेपी इस राष्ट्रीय विरासत को कैसे हथिया सकती है? ये विरासत इस देश की विरासत है, ये परंपरा और मूल्यों की विरासत है। भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं, इनके सहयोगी संगठनों के, इनके पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो विचार हैं, वो तो पूरा देश, मैं इसलिए कह रहा हूं पंकज, मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात 31 अक्टूबर, हम 14 दिन पहले जाएं, 31 अक्टूबर को संसद में सरदार पटेल की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन होता है। वहां पर सोनिया गांधी नहीं जाती। वो सरदार पटेल जो दरअसल कांग्रेस के प्रतीक पुरुष थे और होने चाहिए थे, लेकिन 31 अक्टूबर को, और माफ कीजिएगा मैं सिर्फ कांग्रेस नहीं, यहां बीजेपी को भी लेकर आ रहा हूं, डॉक्टर संबित पात्रा, आपने राजनीति इतनी हल्की कर दी है। जो देश के प्रतीक पुरुष हैं, अब वो पार्टी के फेसेस बनने पर या उनकी विरासत हथियाने पर हमारी राजनीति आमादा हो गई है। आपने ये सवाल मुझसे पूछा, मैं अभी संबित आपके पास आऊंगा, पहले पंकज आप रिस्पॉन्ड कीजिए इस बात को लेकर। नहीं, क्या पूछ रहे हैं आप? संबित पात्रा जी से कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो प्रतीकों की आप जो ये बात कह रहे हैं ना, तो 31 अक्टूबर का याद दिला रहा हूं मैं आपको। संसद में कार्यक्रम होता है, सरदार पटेल को याद किया जा रहा होता है, आप क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं गए? इस देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुई। उनकी पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री जो आतंकवाद से लड़ते हुए मारी गई, उनकी समाधि पर नहीं जाते। ये सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी से पूछिए। सरदार पटेल तो हमारे नायक हैं। सरदार पटेल का सम्मान कांग्रेस ने हमेशा किया है। सरदार पटेल वो सरदार पटेल हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर
4 फरवरी 1948 को प्रतिबंध लगाया था, गुरु गोलवलकर को जेल भेजा था, 30 जनवरी आप अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने इस देश की अखंडता और सेकुलर मूल्यों की रक्षा की। मेरे सवाल का राहुल अभी भी सवाल नहीं मिला है। ये देश के प्रतीक पुरुष हैं। अब इस पर ये ऊंची हल्की राजनीति नहीं हो रही है क्या? कांग्रेस कहती है हम इंदिरा को याद करेंगे, बीजेपी कहती है हम सरदार पटेल को याद करेंगे। आज याद होने चाहिए थे चाचा नेहरू, उनकी कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान। बात उसको जोड़ दी जाती है नरेंद्र मोदी से और आज की राजनीति से। संदीप, कम से कम मैं तो ये मानता हूं कि हमारी आज की राजनीतिक पार्टियों से और नेताओं से ये उम्मीद करना कि वो किसी भी मौके और मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ये नादान अपेक्षा है, ये उम्मीद ही बेकार है। तो जो हो रहा है वो कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत दिनों से होता रहा है। अब चूंकि निजाम बदला है, कुछ पहले के अब तक जो हमारे ऐतिहासिक महापुरुष थे वो अब लग रहा है कि कुछ उनका महत्व कम हुआ है, कुछ नए महापुरुषों को, नए तो नहीं है पुराने, लेकिन उनको अब एक तरह से पुनर्जीवित करके उनको ज्यादा बड़ा किया जा रहा है, तो उसमें तिलमिलाहटें होना बहुत स्वाभाविक है। ये जो आपने आपने जो तारीखें देकर उदाहरण बताए हैं कि चाहे वो नेहरू जी की पुण्यतिथि हो या इंदिरा जी की हो और उसके बाद सरदार पटेल की जयंती हो, उस पर दोनों नेताओं का नहीं जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मानता हूं कि मोदी को जाना चाहिए था इंदिरा जी के उस अवसर पर भी और नेहरू जी के अवसर पर भी, वैसे ही सोनिया गांधी को सरदार पटेल की जयंती पर जाना चाहिए था। ये छोटापन दोनों ओर से हो रहा है। डॉक्टर संबित पात्रा, हल्की राजनीति हो रही है क्या दोनों ओर से? और ये क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी की तरफ से रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए संदीप जी, बहुत स्पष्ट रूप से एक बात देखिए, यहाँ जितने भी हम लोग बैठे हैं पैनल डिस्कशन कर रहे हैं, सब बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं और मुझे लगता है सभी मेरी बात से सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्यूराइल डिस्कशन, मगर जो लोग सुन रहे होंगे डिस्कशन को वो हंस रहे होंगे ये सोच के कि किस बात पे लड़ाई हो रही है आखिरकार। आप बताइए, क्या महात्मा गांधी, क्या इंदिरा गांधी, क्या जवाहरलाल नेहरू, क्या सरदार पटेल, क्या गोलवलकर, क्या मुखर्जी, ये लोग क्या हमारे रेस्पेक्ट के लिए तिलमिला रहे हैं? क्या ये हमारे लिए मोहताज हैं? ये अपने स्थान को इन्होंने बनाया है। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि देने क्यों नहीं पहुंचे? मैं बता रहा हूं। आप देखिए, ये पूरा मामला ऐसा बनता जा रहा है। 2 दिन से मैं सुन रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता और बड़े नेता आनंद शर्मा जी भी जिस प्रकार से एक सैडिस्टिक प्लेजर डिराइव कर रहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया, हमने बाकी 54 देशों के राजनेताओं को बुलाया मगर प्रधानमंत्री जी को नहीं बुलाया। आप बताइए, इस प्रकार के सैडिस्टिक प्लेजर से क्या मिलता है? आपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाया, आपने हिंदुस्तान को नीचा दिखाया। हम कोई कार्यक्रम में जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। नहीं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं 31 अक्टूबर की बात कर रहा हूं सर। डॉक्टर पात्रा, क्या देश के प्रधानमंत्री को, देश की पूर्व प्रधानमंत्री जो देश के लिए शहीद हुई, उनकी हत्या की आतंकियों ने, उन्हें श्रद्धांजलि देने नहीं जाना चाहिए था? क्या उन्होंने ट्वीट करके श्रद्धांजलि नहीं दी? क्या उन्होंने देश को ये संदेश अपने ट्वीट के माध्यम से नहीं दिया कि उन्होंने सब कुछ ट्वीट से ही हो जाएगा फिर तो। दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। क्यों नहीं, उसमें क्या बुराई है? उन्होंने क्या देश में इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया है कल? नहीं, देखिए श्रद्धांजलि देना नहीं, डॉक्टर पात्रा, बड़ी संवेदनहीन बात कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं जानता हूं मेरे दर्शक अन्यथा नहीं लेंगे मेरी इस बात को। फिर तो ट्वीट कर कश्मीर में जिन लोगों के घर बार उजड़ गए, जिन्होंने अपनों को खोया, जो वहां पर बाढ़ आई, तो जाने की जरूरत नहीं थी। दिवाली के दिन ट्वीट कर देते, सब कुछ ट्वीट पे ही हो सकता है। तो नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, अगर हमारा ये सरकार जो भी केंद्र में है वो चाहती तो नेहरू का नाम भी नहीं लेती, वो चाहती तो इंदिरा जी का नाम भी नहीं लेती, कोई आवश्यकता ही, कोई बाध्यता ही नहीं थी। हम किसी और महापुरुष को खड़ा करते, अपने कन्वीनियंस से खड़ा करते। इसीलिए तो कह रहा हूं डॉक्टर पात्रा की ये प्यूराइल डिस्कशन नहीं है, नहीं कर रही है। ये प्यूराइल डिस्कशन नहीं है, ये प्यूराइल पॉलिटिक्स है। ये प्यूराइल डिस्कशन नहीं, प्यूराइल पॉलिटिक्स है। मगर आप कह रहे हैं कि हम चाहते तो नेहरू जी का नाम भी न लेते, हम चाहते तो इंदिरा जी का नाम भी न लेते। देखिए, मैं बीच में किसी के नहीं बोल रहा था। बारे में आप इतने हल्के ढंग से बात कर रहे हैं। ये कोई आपकी चाहत? क्यों
क्यों नहीं, आपकी मजबूरी क्यों है, नहीं, क्योंकि वो देश की इतनी नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। ये हमारा संस्कार है। देश में संसदीय लोकतंत्र की ये हमारा संस्कार है। देश में इस प्रकार से हम सभी लोगों का नाम ले रहे हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, मगर कांग्रेस इस प्रकार से फ्रस्ट्रेटेड और नर्वस क्यों नजर आ रही है? क्योंकि कांग्रेस के पास अपना भविष्य कोई नहीं है, स्वाभाविक रूप से, इसलिए वो इतिहास में जीना चाहती है। आज कांग्रेस बताए, भविष्य विहीन कांग्रेस आज इतिहास में क्यों जीना चाहती है? वो क्यों डर रही है कि हम नेहरू जी को चुरा लेंगे, हम इंदिरा गांधी को चुरा लेंगे? ये लोग चोरी हो सकते हैं क्या? नहीं, ये चोरी हो सकते हैं क्या? और एक बात मैं आश्वस्त कर दूं, हम राहुल जी को नहीं चुराएंगे, उनको आप जरूर रखिए। राहुल जी आपके भविष्य, आप तो कह रहे हैं ना कि आप चाहे तो उनका नाम लें, आप न चाहे तो उनका नाम न लें, नहीं, और दूसरे राष्ट्रीय प्रतीक खड़े कर दें। बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं ले, बड़ी बात कह रहे हैं आप। मगर हम, मैं आप दोनों को थोड़ी देर के लिए बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। डॉक्टर पात्रा, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। डॉक्टर पात्रा और पंकज, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आरोप ये लगा कि ये प्यूराइल डिस्कशन हो रही है, ये प्यूराइल डिस्कशन है कि प्यूराइल पॉलिटिक्स है। कोई अधिकार नहीं, चुप करवाइए तो बात कर। ये देश इस बात की इजाजत आपको नहीं देगा कि आप चाहें। विनोद, पंकज एक मिनट रुकिएगा जी। विनोद, इसमें कुछ प्यूराइल नहीं है, इसकी एक हिस्टोरिकल परिप्रेक्ष्य है जो आप देख रहे हैं। इसको नोम चॉम्स्की ने हिस्टोरिकल इंजीनियरिंग बोला था। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, डॉक्टर पात्रा को शायद पता होगा कि बहुत से इतिहासकार मिलके तात्कालीन राष्ट्रपति के पास गए कि हम इतिहास की संरचना इस तरह से करेंगे जिससे कि आपको, आपकी यूनाइटेड स्टेट्स एज अ स्टेट को और तात्कालीन जो सरकार है उसको, उससे फायदा मिले, उसको एक प्रोजेक्शन करने में एक आसानी हो। ये भाजपा का आरोप है कि इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस पार्टी ने हिस्टोरिकल इंजीनियरिंग की। ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, शायद इनको ज्ञान भी नहीं इस शब्द का, लेकिन हिस्टोरिकल इंजीनियरिंग कांग्रेस पार्टी ने की सर्वोपरि रखा पंडित जी को, और जो राष्ट्रीय स्ट्रगल के नेता थे उनको उतनी अहमियत नहीं दी गई। अब हम जो देख रहे हैं वो भाजपा के द्वारा हिस्टोरिकल इंजीनियरिंग देख रहे हैं। मैं बहुत हैरान हूं कि पंडित जी को आज उनकी विरासत को आलिंगन में लेने की कोशिश हो रही है, लेकिन मैं इतना उत्तेजित हुआ था पात्रा साहब जब मैंने बाबा रामदेव को एक स्टेज से, जिसपे माननीय प्रधानमंत्री, जो आज प्रधानमंत्री हैं, उस वक्त वो कैंडिडेट थे, वो मौजूद थे, राजनाथ सिंह जी मौजूद थे, और उस स्टेज से पंडित नेहरू को मास मर्डरर बोला था। और मुझे बहुत उत्तेजना हुई थी, क्योंकि अगर कोई कल को ऐसा आरोप अटल बिहारी वाजपेयी पे लगाएगा तो मुझे उतनी ही उत्तेजना होगी, या किसी और नेता पे लगाएगा उतनी ही उत्तेजना होगी। उसी तरह से जब शिलान्यास था पटेल साहब की, सरदार पटेल साहब की मूर्ति का, जो दुनिया में सबसे अजीमो तरीम, सबसे ऊंची मूर्ति होगी, तो उस वक्त भी ये कहा गया कि अगर पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं होते और सरदार पटेल होते तो देश का इतिहास अलग होता। और फिर वेंकैया नायडू ने भी उस विक्ट्री रन पे ये बात की, यूनिटी रन पे ये बात की। देखिए, ये हमारी साझी विरासत है, बिल्कुल। और ये समझने में क्या, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं हमारे देश में, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उनसे जरूर एक आध कुताही हुई है, लेकिन उसमें इतनी तवज्जो डाल देना और बाकी उनका जो योगदान है भारत की विरासत में, वो जो इतनी रिच विरासत है, हम तो बिल्डिंग्स तक बोलते हैं कि ये नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। इससे बड़ी नेशनल हेरिटेज क्या है? ये जो लोग, जिन लोग जो हमारी इंस्पिरेशन है, इनको हम साझा रूप से इनको श्रद्धांजलि क्यों नहीं दे सकते? आप बिल्डिंग बचाने के लिए तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे को लगा देते हैं, यूनाइटेड नेशन से, यूएन से पैसा लेके उसको नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट बना के उसको रखना चाहते हैं। लेकिन जो वैसी विरासत है, विचारों की विरासत है, कर्मों की विरासत है, स्ट्रगल की विरासत है, उस पर हम लड़ रहे हैं, लेगेसी को लेगेसी से लड़वा रहे हैं। इसमें दोनों की गलती है। हाँ। और इसको दोनों को सुधार करने की जरूरत, दोनों की गलती है। और दोनों में खेल क्या ये हो रहा है राहुल कि बीजेपी इज ऑन अ विनिंग स्ट्रीक, तो वो ये कह रहे हैं हम जो करेंगे, आज देश उसे हाथों हाथ ले रहा है, हमारी बात मानने को तैयार है। दूसरी ओर कांग्रेस की दरअसल दिक्कत यह है कि सारी जमीन फिसलती दिख रही है, तो वो नेहरू, पंडित नेहरू को याद करने के बजाय, उनका योगदान नई पीढ़ी को बताने के बजाय जोड़ देते हैं मोदी के साथ। ये मोदी से घबराहट है क्या?
कांग्रेस की जो आज संदीप, मैं सिर्फ एक पहले तो निवेदन करूंगा कि राहुल गांधी ने आज जो कहा, केवल अकेले राहुल गांधी के आज के भाषण से ये कांग्रेस की नीति है कि वो नेहरू को एक खास तरह से बुलाना चाहती है, ये थोड़ी ज्यादती होगी। अब मुझे लगता है कि राहुल गांधी की बातों का उतना महत्व हमें नहीं देना चाहिए, कम से कम मैं अब नहीं देता। उनकी निजी काफी योगदान इस चीज में भी है, लेकिन नेहरू और नेहरू हो, पटेल हो, इंदिरा गांधी हो, जितने भी नाम हम गिना सकते हैं अभी गिनाए गए, उन सबको लेकर इतिहास की दृष्टियां और लोगों की दृष्टियां अलग अलग हैं। इतिहास के बारे में कोई भी दृष्टि अंतिम नहीं होती। पहली बात तो इतिहास के बारे में हमें यह समझ लेना चाहिए। तो दिक्कत यह है कि एक दोनों ओर से बराबर का जो छोटापन और ओछापन दिखाया जा रहा है, इससे कुल मिलाकर देश का मान खंडित होता है, देश का मानस खंडित होता है। और ऐसे जिन पर हम सब लोग सहमत हैं कि जिन पर कोई विवाद इस तरह के नहीं होने चाहिए, उनको हथियाने की कोशिशें किसी भी ओर से नहीं होनी चाहिए, और ये दोनों ने की है। तो फिर उससे आप देश को वंचित कर रहे हैं अपने प्रेरणा स्रोतों से। बिल्कुल, ये लार्जर पिक्चर तो ये हो गई, लेकिन खेल पंकज दरअसल क्या ये हो रहा है कि पिछले 6 महीने कांग्रेस के लिए बहुत बुरे रहे। मैं उससे पीछे नहीं जाने को अभी कह रहा हूं आपसे। कांग्रेस के अंदर अंदरूनी जो दिक्कतें चल रही हैं, सवाल उठ रहे हैं, एक अलग खंड है, एक अलग गुट है, कोई राहुल गांधी के साथ है, कोई प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कर रहा है। दरअसल आज का ये हल्ला बोल सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी के खिलाफ, ये एक क्लैरियन कॉल है। आपकी कोशिश है, राहुल गांधी सोनिया गांधी की कोशिश है कांग्रेस को लामबंद करने की, एकजुट करने की। कांग्रेस में कोई संकट नहीं है। यह जरूर है कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल के तौर पर थोड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है, इससे मैं इनकार नहीं करता, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन लामबंद करने की कोशिश है, एकजुट करने की कोशिश है, ऐसी कोई कोशिश नहीं है, क्योंकि लामबंदी और एकजुटता में कहीं कोई दरार है ही नहीं। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है। असली गुटबाजी, असली संघर्ष तो वहां चल रहा है। अभी आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ, किस तरह सरकार बनाई इन लोगों ने। अभी आपने देखा कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का पहला विस्तार करना पड़ा तो कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी इनको। असली जो टूट फूट चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही है। शतुर्मुर्ग बने रहेंगे, ऑस्ट्रिच होता है ना शतुर्मुर्ग, अगर वो बने रहेंगे, आप हमें ये बताएंगे कि कोई संकट नहीं है कांग्रेस में, तो दर्शक कहेंगे कि फिर तो कांग्रेस का हो गया कल्याण। रहे हैं, उनको दुरुस्त करने की भी कोशिशें कर रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं की बात नहीं है। जो मैंने आपसे कहा, जो परेशानियां हैं उनको हम समझ रहे हैं, उनसे जूझ रहे हैं और उनको दुरुस्त करने की क्या परेशानी है। अच्छा चलिए, दो परेशानी तो बता दीजिए मुझे, भी देखेंगे परेशानी तो बता दीजिए। राहुल गांधी ने भी आज कहा कि हमने गलतियां तो की हैं, हमारी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है, हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, वो गिनवाई नहीं। आप भी कुछ कह रहे हैं, मुझे 1-2 कमियां अपनी गिनवा दीजिए। हाँ, गलती बताता हूं। गलती ये रही कि भारतीय जनता पार्टी की तरह अफवाहें फैलाने का काम नहीं किया, नकली सपने बेचने का काम नहीं किया। मतलब अब ये करने वाले हैं आप, चुनाव करने वाले के लिए साम दाम दंड, अब आप ये करेंगे। समाज का ध्रुवीकरण नहीं किया, ये सब हमारी कमजोरियां रही। ये कमजोरियां हमारे शाश्वत मूल्य इन बातों को करने की इजाजत नहीं देते। न हमने ये कभी किया है, न कभी हम ये करेंगे। आप देश की जनता को, विचारधारा को पंकज, आप देश की जनता को, आप देश की जनता को काम करते रहेंगे। आप देश की जनता को मूर्ख बता रहे हैं। आप देश की जनता को ये कह रहे हैं कि आप लोगों को कोई भी बरगला सकता है, कोई भी आपको भड़का सकता है, कोई भी आपको बहका सकता है, कोई भी अफवाहें फैला सकता है और सरकार बना सकता है, और आप ही दूध के धुले हैं बस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और इनके दूसरे सहयोगी संगठनों ने लोकसभा के इस चुनाव को जीतने के लिए क्या क्या नहीं किया, ये आपके भी सामने है, हमारे भी सामने है, पूरे देश और दुनिया के सामने है। ये छुपा हुआ नहीं है। और अब जैसे जैसे अब दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, दिल्ली की सामाजिक आबो हवा कैसी होने लगी है। क्या ये सब अनायास है? क्या ये सब अचानक है? ये समाज को बांटने की जो राजनीति कर रहे हैं, इस राजनीति पर लगाम लगाने के लिए कांग्रेस को जो करना पड़ेगा कांग्रेस करेगी। अपनी कमजोरियों को भी दूर करेंगे, इनसे भी जूझेंगे, और ठीक है, एक मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, उसको पार करेंगे और
नए सिरे से नया रास्ता तय करेंगे। बिल्कुल, गुस्से और नफरत की ओर आप इशारा कर रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, आपसे भी ये सवाल पूछूंगा। हमारे साथ विनोद शर्मा और राहुल देव लगातार बने हुए हैं। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जो मेरे बाईं ओर आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यांमार में उनके सम्मान में आखिरी कार्यक्रम का ये आयोजन है। इसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाएंगे। ये तस्वीरें हैं जो आप अभी देख सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल में चर्चा हो रही है, क्या कांग्रेस मोदी की लोकप्रियता से घबरा गई है? और मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही है। इस वक्त आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। म्यांमार से सीधे ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आखिरी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में। यहां पर आसियान के सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे और वहां जो भारतीय मूल के लोग हैं उनसे मुखातिब हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। तो मोदी कहते हुए कि भारत और म्यांमार सुख दुख के साथी हैं और जहां भी जाते हैं थोड़ा मजमा भी लूटते हैं, और इसकी दिक्कत कांग्रेस को भी होती है। कल भी एक फोटोग्राफ आई थी, ओबामा उनसे बड़े गर्मजोशी से मिले और कहा यू आर अ मैन ऑफ एक्शन। लेकिन डॉक्टर पात्रा, आप मुझे ये बताइए, जो आरोप आप पर लग रहा है कि नफरत और गुस्से की राजनीति आप कर रहे हैं, कहने को देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है, झाड़ू लगाई जा रही है, लेकिन आप जहर भी फैला रहे हैं। अब इसके मैं एक दो उदाहरण दूंगा। कांग्रेस ने नहीं बोला है। अब 1 मिनट रुकिएगा डॉक्टर पात्रा। गिरिराज सिंह को क्यों जगह दी गई कैबिनेट में? क्या यह नफरत की राजनीति नहीं है? अब संदीप जी मैं बोल सकता हूं अगर आज्ञा हो तो? जी हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, राहुल जी के विषय को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। हम सब ने भी छोड़ दिया है। बेहतर होगा कि आप भी राहुल जी के विषयों को बहुत गंभीरता से ना ले, बड़े मुद्दों पर डिस्कशन करें। अब देखिए, अभी आपने जब सवाल पूछा था हमारे कांग्रेस के मित्र पंकज जी से कि क्या संकट है, तो उन्होंने कहा कुछ संकट है, कोई संकट नहीं है, यह भी कहा। एक ही संकट है अभी कांग्रेस के ऊपर। देखिए, पूरा विषय डिबेट का एक लब्बो-लुबाब इतना ही है कि एक ही संकट है कांग्रेस के ऊपर। वो संकट है कि उनका कोई जो भविष्य नहीं है। भविष्य इसलिए नहीं है क्योंकि वो संकट खुद राहुल गांधी है। उस पर तो मुस्कुराइए ना, इतिहास को उसका विश्लेषण क्यों कर रहे हैं डॉक्टर पात्रा? वो तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है। मेरा सवाल सर ये है कि योगी आदित्यनाथ, जिनको उपचुनाव का प्रचार कमान संभाली जाती है। 1 मिनट देखिए, योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार की कमान देते हो उपचुनाव में। साक्षी महाराज जिस तरह से जहर उगलते हैं, कोई उनका खंडन नहीं होता, ना उनके खिलाफ कोई सख्त ताकीद जारी की जाती। गिरिराज सिंह जो उन्होंने बयान दिया, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, ना दोहराने की जरूरत है, उन्हें आप केंद्रीय कैबिनेट में जगह दे देते हैं, क्यों? चलिए संदीप जी, मैं आशा करता हूं कि आप मुझे उतना समय जरूर देंगे जितना पंकज जी को दिया था। मैं अपना उत्तर दे रहा हूं। आप देखिए, ये जो 2014 का चुनाव लड़ा गया था, ये सेक्युलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म के प्लैंक पे लड़ा गया था, क्योंकि हर 5 सेकंड बाद कांग्रेस जो है 14 मई से पहले हर 5 सेकंड में 2002 के विषय में बोलती थी। और अंततः जो नतीजा आया वो भी ऐतिहासिक रहा। 30 वर्षों में पहली बार 282 सीट लाके जिस प्रकार पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आई, बहुत स्पष्ट हो गया है कि जो भी आक्षेप कांग्रेस या तथाकथित पंडित लगाया करते थे कि हम जो है एक कम्युनल पार्टी है, उसको हिंदुस्तान की जनता ने, जो कि बिल्कुल मेरे सवाल का जवाब दरकिनार कर दिया। और मैं सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। इसलिए ये बिल्कुल निरर्थक है कि हम उन्हीं विषयों पर बार बार चर्चा करते रहे कि क्या हम कम्युनल राइट्स फैला रहे हैं देश में, क्या हम देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं, आज तक जो कह रहे हैं, साक्षी महाराज आज तक जो कह रहे हैं, वो सही है? देखिए, साक्षी महाराज जो कह रहे हैं उसके ऊपर साक्षी महाराज जी ने खुद कहा है कि वो मेरा व्यक्तिगत बयान था, ऐसा नहीं है। इसलिए बार बार एक साक्षी महाराज को आप डिस्कशन करते रहे और मोदी जी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके विषय में चिंता ना करें, तो ये ठीक नहीं होगा। भले ही हम वो करते रहे, मगर जनता डेवलपमेंट को देख रही है और जनता पूरे विषय को समझ भी रही थी और समझ भी रही है। इसलिए एंगर, जिसके विषय में राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि एंगर है, आज एंगर कहां है ये हमें पता है।
आज तो सबसे ज्यादा एंग्री कोई है तो वो कांग्रेस के लोग एंग्री है राहुल गांधी और सोनिया जी से। तभी तो वो कह रहे हैं कि उन्हें छुट्टी पे जाना चाहिए, उन्हें सबैटिकल ले जाना चाहिए, और उन्हें जो है इस प्रकार से नहीं प्रोजेक्ट करना चाहिए अपने आप को। जो एंगर है वो तो कांग्रेस के अंदर है, हमारे अंदर ना तो कोई एंगर है ना कोई वैमनस्य है। हमारे यहाँ साथ चल के किस प्रकार देश को आगे बढ़ाया है। और एक पते की बात मैं कह दूं, देखिए आज बराक ओबामा जी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी इज अ मैन ऑफ एक्शन। 7 समुंदर पार उनको मालूम पड़ जाता है कि ये मैन ऑफ एक्शन है, मगर जो 7 समुंदर पार से हिंदुस्तान आए हैं और हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको नहीं मालूम पड़ रहा है कि नरेंद्र मोदी मैन ऑफ एक्शन है। ये कमाल की बात हो रही है, बताइए विनोद, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? मैं नहीं समझता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री को, भले ही नरेंद्र मोदी हो, राजीव गांधी हो, या इंदिरा गांधी हो, या अटल बिहारी वाजपेयी हो, यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति से सर्टिफिकेट चाहिए कि वो क्या है, और इसको सर्टिफिकेट बना के प्रस्तुत भी नहीं करना चाहिए। हम अगर राष्ट्रवादी हैं, इंडियन नेशनलिस्ट हैं, मैं हूं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। आप किसी तरह के और तरह के नेशनलिस्ट होंगे, लेकिन मैं इंडियन नेशनलिस्ट हूं। मेरे प्रधानमंत्री को, मुझे याद है कि जब वीजा की बात थी, एक बार चर्चा थी और किसी ने कहा कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे तो उनको वीजा नहीं मिलेगा तो क्या होगा। मैं कहा हमारे पूरे देश की इंसल्ट होगी, क्योंकि हमने उसको चुना है एज प्राइम मिनिस्टर। हमने उनको हो सकता है वोट ना किया हो, लेकिन वो आज के दिन आज हमारे प्रधानमंत्री, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और उस हैसियत में हमारे सबके प्रधानमंत्री हैं। और चूंकि हम उनका बाहैसियत प्रधानमंत्री समर्थन करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और हर ऐसे स्तर पर जहां कोई विदेशी तत्व उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो ये अपेक्षा भी रखी जाती है कि प्रधानमंत्री हर उस एस्पिरेशन को मीट करेंगे जो इस देश में है। भले ही वो सब एस्पिरेशन के चलते उनको वो वोट ना मिला, वो एस्पिरेशन वोट ना मिला हो, लेकिन वो उसकी रक्षा करेंगे। और ये बात करने के बाद मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूं कि देखिए, इस देश में प्रधानमंत्री जो आज के दिन उन्होंने जो मीटिंग ली 2 दिन पहले, जिसका आज ब्यौरा इंडियन एक्सप्रेस में है, कि उन्होंने कहा कि जो पंडित जी की 125वीं एनिवर्सरी है उसमें उनके विचारों को जनता के साथ जोड़ा जाए। ये बात उन्होंने कही। अगर ये बात मीटिंग के बजाय प्रत्यक्ष रूप से पब्लिकली कहते तो कितना सुंदर लगता। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि प्रधानमंत्री भी अंदर से तो ये जानते ही होंगे, और कभी कभी वो कहते हैं कि बहुत, और साइंटिफिक टेम्पर की खासकर उन्होंने बात की, जिसके चलते जो चंद्रयान और जो मंगलायन है, वो मंगलायन तो पंडित जी विरासत छोड़ गए थे ना, उसकी हमने उस पर बिल्ड किया है। और मैं समझता हूं कि जैसे जैसे प्रधानमंत्री ज्यादा समय प्रधानमंत्री रहेंगे और फाइलों को बांचेंगे और इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, तो उनको ये अपार ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को मुझे याद है, जब वो विदेश मंत्री थे मोरारजी देसाई की सरकार में, तो कुछ लोग जो आरएसएस के थे उन्होंने कहा कि भी आपके कमरे में पंडित जी की तस्वीर क्यों है। तो अटल जी ने कहा कि जो मैं फॉरेन पॉलिसी चला रहा हूं वो मुझे विरासत में पंडित जी से मिली है, और इसलिए उनकी तस्वीर वहां रहेगी। पर और ये तो बात हो गई विनोद। मुझे एक चीज समझाइए, जब राहुल गांधी कहते हैं नफरत और गुस्से की राजनीति हो रही है, देखिए क्या वो हकीकत बयां कर रहे हैं या वो बदलते भारत को और कहां भारत जा रहा है उसे अभी तक भी समझ नहीं पा रहे। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ। देखिए, प्रधानमंत्री ये जो नई सरकार बनी है, इसकी इकोनॉमिक पॉलिसी पे ज्यादा मतभेद नहीं है, कम से कम कांग्रेस और उनके बीच में। लेकिन ये जो नई सरकार बनी है उसके साथ साथ जो एक सोशल पॉलिसी चल रही है उसमें मतभेद है, और वो हमने देखा इलेक्शन के दौरान भी देखा, और फिर हमने बाई इलेक्शन से पहले भी देखा, और वेस्टर्न यूपी के इलेक्शन के दौरान। पर राहुल गांधी 6 महीने बाद जाते हैं ना। देखिए, पॉलिटिक्स ऑफ फेयर, कोई भी कह रहा हो कि मुझे राहुल गांधी को बताने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रस्ट एंड फेयर, ये नींव होती है डिवाइड करने की लोगों को, और बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइड करती हैं। 84 के बाद जो इलेक्शन हुआ उसमें टोटल पोलराइजेशन था, और एक समाज अलग थलग सा पड़ गया था। उसी तरह से आज के दिन जो आप देख रहे हैं, एक बड़ा ही सुनियोजित अटेम्प्ट है टू विप अप, वो फेयर पॉइंट है, मैं वो सवाल, टू विप अप असर्टिव मेजॉरिटेरियनिज्म। जो असर्टिव मेजॉरिटेरियनिज्म होता है, उसी के चलते
ये पॉलिसीज आती हैं। नहीं, वो बात को वोट जरूर करना है। वो सवाल मैं संबित पात्रा से भी प्रतिबंध है। मैं संबित पात्रा से भी वही सवाल पूछ रहा था राहुल। मुझे जवाब इस बात का नहीं मिल पा रहा है कि चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे ये बात हो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिसमें गाजियाबाद, नोएडा, मुजफ्फरनगर, आगरा सबके सांसद मंत्री बना दिए जाते हैं, जहां पर पिछले साल दंगे हुए थे, सब जानते हैं। इनको जोड़कर देखा जा सकता है। राहुल गांधी 13 तारीख को ही अवतरित क्यों होते हैं? क्या वो जो जमीनी हकीकत है राजनीति की उससे बिल्कुल कट गए हैं, हट गए हैं? मेरा सवाल ये है। अब ये कोई सवाल रह गया है क्या संदीप? ये तो स्थापित हो चुका है, नतीजे बता चुके हैं, और इसलिए इस पर तो मतलब ये नहीं, एक साल पुरानी नहीं, अब आप हिंदी की बात करिए। देखिए, क्योंकि आप बड़े हिंदी का आपका प्रेम भी जग जाहिर है। अब राहुल गांधी ये कहने लगे अरे अंग्रेजी का क्या, ये तो IIM बनते थे, IITs बने, ये हुआ। बात चाहे वो सही कह रहे हो, प्रस्तुत ढंग से नहीं कर पाते, नहीं कह रहे हैं, और बीजेपी पकड़ लेती है इन मुद्दों को। वो सही नहीं कह रहे हैं। पहले तो उनको अपना ज्ञान और समझ दोनों सुधारने की जरूरत है। भाषा के बारे में वो कुछ समझते नहीं है। क्षमा सहित मांगते हुए नहीं, क्यों क्षमा की क्यों बात? उनमें कोई समझ ही नहीं है भाषा को लेकर। भाषा एक बहुत बड़ा सवाल, मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा। सिर्फ उन्होंने अपना ही नुकसान और अपनी पार्टी का नुकसान किया है ये हिंदी और अंग्रेजी की बात करके, क्योंकि जिस नरेंद्र मोदी की हिंदी वक्तृता पर काफी लोग मोहित होकर उनके करीब आए हैं, आपने उसी वो जो उनकी ताकत है आप उसको यहाँ पर उसको नरेंद्र मोदी को मणिशंकर अय्यर वही तथाकथित अंग्रेजी दाने चाय वाला कहकर शायद रॉयल्टी देनी चाहिए। संदीप, बीजेपी मैं दो बातें, थोड़ी बड़ी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, हमारे साथ दो जो और मित्र हैं उनके सामने भी, कि दो चीजें यहाँ पे गड़बड़ हो रही हैं। मैं आज के इस अवसर पर की बात कर रहा हूं, नेहरू की बात कर रहा हूं। पहली बात, नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को छोड़िए, प्रधानमंत्री को आज और कल के इस कार्यक्रम में ना बुलाकर कांग्रेस ने संदेश क्या दिया है, उसको इस पर विचार करना चाहिए कि इससे उसको फायदा होगा या नुकसान होगा। मैं समझता हूं कि उसको नुकसान होगा। उसने अपना छोटापन और संकीर्णता का परिचय दिया। दूसरी चीज, उनको ना बुलाकर और आज सिर्फ ये वाली बातें कहकर एक बार फिर से राहुल गांधी ने ये लगभग संदेश दिया है कि नेहरू उनकी पारिवारिक बपौती हैं। तो नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और उसके बाद राहुल गांधी, ये जो पूरा क्रम है, इस क्रम को तोड़ने की कहीं तो कुछ तैयारी दिखती है। आज कोई ऐसी बात होती तो ये दोनों ओर से अपना नुकसान कर रहे हैं। वही पुरानी लकीर पीट रहे हैं पंकज, कांग्रेस के लोग, आप लोग। कौन सी पुरानी लकीर पीट रहे हैं? पुरानी परंपराओं और मूल्यों की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी परंपराओं और मूल्यों पर मौजूदा सरकार जिस तरह हमले कर रही है, जिस तरह विचारधारा का एक संकट पैदा हुआ है, दो विचारधाराओं के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हुई है, तो उसमें कांग्रेस को अपना पूरा ये अधिकार है कि हम अपनी परंपराओं और मूल्यों की रक्षा करें। मैं भारतीय जनता पार्टी चाहे तो ओबामा के दिए प्रमाण पत्र को गले में डालकर घूमती रहे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री को किसी ओबामा के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है कि वो मैन ऑफ एक्शन है या नहीं है। और फिर मैन ऑफ एक्शन क्या होता है? क्या मैन ऑफ एक्शन ये होता है कि जब वो 15 वर्ष गुजरात में शासन करे और उस बीच लोकसभा और विधानसभा के 5 चुनाव हों तो भारतीय जनता पार्टी एक भी मुस्लिम को अपना उम्मीदवार उन 5 चुनावों में न बनाए? क्या मैन ऑफ एक्शन ये होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की 9 राज्यों में सरकारें हैं, 1/3 आबादी भारत की इन 9 राज्यों में रहती है, इन 9 राज्यों में 151 मंत्री हैं और इनमें से सिर्फ 1 मुस्लिम मंत्री है? क्या ये नहीं दिखाता कि किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी इस देश में करने की कोशिश कर रही है? आज जम्मू कश्मीर के चुनाव में कितने मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया, झारखंड के चुनावों में कितने मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाया है? ये भी बहुत बड़े प्रश्न हैं कि समाज के एक बड़े पूरे तबके को अपने से पर एक बड़ा प्रश्न आप डक कर गए, विभाजनकारी डक कर गए एक बड़ा प्रश्न। पंकज, आज 264 रन बनाए हैं रोहित शर्मा ने, एक भी बॉल डक नहीं की, आप डक कर गए। राहुल देव का सवाल आप डक कर गए। आप कितना नेहरू को फॉलो कर रहे हैं? आप जो ये ढोल पीटते हैं, आप गांधी की विचारधारा को कितना आगे बढ़ा रहे हैं? क्या नेहरू ने, गांधी ने कहा 2G घोटाला करो? क्या नेहरू गांधी ने कहा कॉमनवेल्थ घोटाला हो? क्या नेहरू गांधी ने कहा कोलगेट हो? क्या नेहरू गांधी ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती रहे? क्या उन्होंने कहा कि सरकार पंगु बनकर बैठ जाए, कि आप मूर्छित पड़े रहें? क्या उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए कहा था? अगर सरकारों में
अगर सरकारों में कहीं कोई गलत काम हुए तो उन पर कानूनी कार्रवाई हुई। किसी ने कुछ नहीं कहा कि बात आप कहाँ जोड़ रहे हैं, बात हो रही है सिद्धांतों की, विचारों की, मूल्यों तो वही आप फॉलो कर रहे हैं क्या उनको? रोजमर्रा की चीजों की। इनसे किसने कहा था ताबूतों का घोटाला करने के लिए? गांधी ने तो, पंकज बाबू आप जानते हैं, यहां तक कह दिया था आजादी मिलने के बाद कि कांग्रेस को डिस्बैंड कर दो, कि डिस्बैंड करो इस पार्टी को और जाकर समाज सेवा करो, कार्य करो। नहीं है। आपके बड़े बड़े नेता, माफी से मैं कह रहा हूं कि एसी कमरों में बंद रहते हैं, आधे तो चुनाव नहीं लड़ते। आप बात करते हैं कांग्रेस की, गांधी की और नेहरू की राजनीति फॉलो कर रही है, उनकी विचारधारा फॉलो कर रही है। यह है कि राष्ट्रीय प्रतीकों की अनदेखी करने का, ओछापन दिखाने का काम किसने शुरू किया है? ध्यान देने की बात यह है कि क्यों ऐसा हुआ कि नेहरू जी की पुण्यतिथि पर, इंदिरा जी की पुण्यतिथि पर देश के प्रधानमंत्री उन्हें श्रद्धांजलि देने नहीं जाएंगे। ये शुरुआत किसने की है, इस पर ध्यान दीजिए। इस सवाल पर देखिए, ये अभी भी सवाल रखा हुआ है संबित। देखिए, आज आपका मौज का दिन है, आपको ज्यादा सवालों के जवाब देने नहीं पड़े हैं। ये सवाल अभी भी मौजू है और इसका जवाब नहीं मिला। आपको जाने में, प्रधानमंत्री को जाकर श्रद्धांजलि देने में क्या दिक्कत है? वो पंडित नेहरू की पुण्यतिथि हो या इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि? देखिए संदीप जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, ये सिलेक्टिव पूर्वज पूजा नहीं चलने वाला है। सिलेक्टिव पूर्वज पूजा मतलब जिनके नाम के आगे नेहरू या गांधी लगा हो, यही बस हिंदुस्तान के महान लोग रहे। मैं नहीं कह रहा, मैं कंटेस्ट नहीं कर रहा हूं कि वो बड़े नहीं थे, वो बड़े थे, मगर केवल वही बड़े थे और बाकी कोई कुछ नहीं था। ये सिलेक्टिव पूर्वज पूजा नहीं चलने वाला। उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी गैर मौजूदगी दर्ज कराएंगे। दोनों जगह जाइए ना। जब आप में To correct the wrong, you don't commit another wrong, Dr. Patra. No. Enough wrongs have been committed by them. हम कोई रॉन्ग नहीं कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जनता बोल रही है। जनता जो महसूस कर रही है वो ईवीएम मशीन के माध्यम से बोल रही है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। उन लोगों को बोलने की आवश्यकता है जिन लोगों के पास दिखाने के लिए, करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए कुछ नहीं है। वो इतिहास से पन्ने चुरा चुरा के लाए और उस पर गाथा गाते रहे। वो इतिहास को इतिहास याद रखना चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए। चलिए, मैं समझ गया। अंतिम सवाल, जिनके पास अंतिम सवाल, पंकज एक मिनट गुमान मत करिए। मैं एक मिनट अभी इस राजनीति को छोड़ देते हैं। किसने रोका है? आप राहुल गांधी से गुमान करिए ना। एक मिनट डॉक्टर पात्रा, थोड़ी रोका है। 40 सेकंड है। विनोद और राहुल, आप दोनों से 20-20 सेकंड। अरे असली तथ्य ये है अब दरअसल कांग्रेस ये दिखा रही है, राहुल गांधी आई एम विलिंग टू टेक ऑन मोदी, मैं मोदी से दो हाथ करने को तैयार हूं। क्या ये संकेत मिले? शैडो बनाइए प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी का। इस देश को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है और हम टिप्पणी कर सकते हैं। उसकी क्लैरियन कॉल दिखी आज। वो देखिए, वो मजबूत विपक्ष देने के लिए सक्रिय होना पड़ेगा। किस दिन होते हैं, कब होते हैं, तो उनकी शुरुआत दिखी, उनकी चॉइस होती है। हाँ। मुझे उसकी शुरुआत नहीं दिखी, लेकिन कम से कम मुझे ये नजर आया कि उस बयान के मुकाबले जो कांग्रेस का रिएक्शन था, जब पंडित नेहरू को मास मर्डर बोला गया था और एक अदना से स्पोक्समैन से थोड़ी सी उसकी वांछना करवा दी थी, मैं आज के दिन वो कम से कम अपनी जो विरासत है कांग्रेस की, कांग्रेस की विरासत बोल रहा हूं मैं, नेहरू गांधी परिवार उसको वापस देने की कोशिश कर रहा है। क्या अब विपक्ष की, एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका में आती दिख रही है कांग्रेस? कम से कम आज के भाषणों से मुझे ऐसा आभास नहीं हुआ। हालांकि बात उसमें जरूर की गई कि नेहरू जी के सिद्धांतों के आधार पर एक जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कांग्रेस करेगी, लेकिन कोई और इसमें गहरी बात, कोई बड़ी बात, कोई नया विजन या नेहरू का ही विरासत वाला विजन निकला हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ये भूमिका निभाने में अभी तैयार है। राहुल, विनोद, पंकज और डॉक्टर पात्रा, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का बड़ा सवाल। नमस्कार।